हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्लीट एग्जाम। ज्योग्राफी की सीरीज़ का ये हमारा तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। इसी तरह हम एक एक करके पूरे टॉपिक को कवर करेंगे क्लास 6 का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आप उसके मिस ना करें। तो चलिए हम आज का वीडियो देखते हैं। पृथ्वी मुख्य रूप से दो तरह की गति करती है। पहली गति है घूर्णन, जिसे इंग्लिश में रोटेशन कहते हैं। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर ही चारों तरफ घूमती है तो उसे घूर्णन कहते हैं। आप इस इमेज में देखिए, यहाँ पर जो है पृथ्वी को देख सकते हैं, ये अपने अक्ष पर घूम रही है। ये जो रॉड जैसा आप देख रहे हैं ये इसका अक्ष है। हालांकि वास्तविक में पृथ्वी पर इस तरह का कोई भी रॉड अक्ष नहीं है। पृथ्वी की जो दूसरी गति है उसे हम परिक्रमण कहते हैं। लेकिन हम ये भी देख लेते हैं कि एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का दिन लगता है। इसे हम दैनिक गति भी कहते हैं पृथ्वी की। अब बात करते हैं परिक्रमण की। तो देखिए इस चित्र में ये जो पीला वाला आकृति आप देख रहे हैं ये सूरज है, और ये जो उसके पीछे चारों तरफ जो रास्ता है इसे हम पृथ्वी की कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। ये जो नीला आकृति इसके चारों तरफ घूम रहा है ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी का सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना ही परिक्रमण कहलाता है। इसे इंग्लिश में रेवोल्यूशन कहते हैं। पृथ्वी सूरज का एक चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। सुविधा के लिए हम 6 घंटे को छोड़ देते हैं और 365 दिन को हम एक साल मान लेते हैं। लेकिन ये 6 दिन 4 सालों के बाद 24 घंटे में बदल जाता है, और हम जानते हैं कि एक दिन 24 घंटे के बराबर होता है। इसलिए हर चौथे वर्ष में 366 दिन होते हैं, जिसे हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं। हर लीप ईयर में फरवरी जो है वो 29 दिनों की होती है। इस चित्र को ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र में ये जो पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन खींची गई है इसे हम ऑर्बिटल प्लेन का नाम देते हैं। हिंदी में इसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूरज के चारों तरफ जिस रास्ते पर चक्कर लगाती है उसे हम कक्षा कहते हैं, इंग्लिश में उसे ऑर्बिट कहते हैं। उसी कक्षा के समानांतर हमने एक रेखा खींचा जिसे हम कक्षीय समतल का नाम देते हैं। अब यहाँ देखिए ये जो तिरछी रेखा ऊपर से नीचे तक आपको पृथ्वी के बीचों बीच दिख रही है ये पृथ्वी का एक्सिस है। पृथ्वी का एक्सिस एक काल्पनिक रेखा है। वास्तविक में पृथ्वी पर इस तरह की कोई भी रेखा नहीं है, लेकिन हम समझने के लिए इसको आसान बनाने के लिए हम इसको खींच देते हैं। अगर ये रेखा झुकी हुई नहीं होती तो ये अपने इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर बिल्कुल ऐसे सीधी होती, 90 डिग्री का कोण बनाती। तो झुकी होने के कारण ये जो है 23.5 डिग्री का एंगल बनाता है। साथ ही साथ ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके साथ ये एक्सिस 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। पृथ्वी पर उसके घूर्णन के कारण ही दिन और रात होता है। वो पृथ्वी का वो हिस्सा जो सूरज के सामने होता है, जहाँ पर सूरज की प्रकाश पहुँच पाती है, उन हिस्सों में दिन होता है, और उसके पीछे वाला हिस्सा जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती है वहाँ पर रात होती है। पृथ्वी पर कई प्रकार के मौसम होते हैं। मुख्य रूप से 4 मौसम होते हैं: गर्मी, शरद, सर्दी और स्प्रिंग। अब ये मौसम जो है होते किस लिए हैं और ये बदलते क्यों हैं? इसमें 3 बातें मुख्य रूप से भूमिका निभाती हैं: पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना, पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। पृथ्वी जब सूरज का चक्कर लगाती है तो वो अलग अलग समय पर सूरज से अलग अलग दूरी पर होती है। 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूरज की तरफ झुका हुआ होता है। इस वजह से सूरज की रोशनी कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। यहाँ इस चित्र में देखिए ये वाली जो लाइन है ये कर्क रेखा है, इसके ठीक नीचे ये बीचों बीच जो लाइन है ये विषुवत रेखा या फिर इंग्लिश में जिसे इक्वेटर बोलते हैं वो रेखा है। इस समय सूरज की रोशनी कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। कर्क रेखा पर सीधी पड़ने के कारण उत्तरी गोलार्ध में अधिकतर हिस्सों में सूरज की रोशनी पहुंच पाती है। इस वजह से वहां पर जो है गर्मी का मौसम होता है और दिन लंबा और रातें छोटी होती हैं। आप जानते होंगे कि जब सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है तो गर्मी ज़्यादा महसूस होती है, और जहां पर सूरज की रोशनी तिरछी पड़ती है वहां पर हमें गर्मी महसूस कम होती है। तो कर्क रेखा पर पड़ने के कारण उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम पाया जाता है। ये देखिए ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पर 6 महीने तक लगातार सूरज की रोशनी पाई जाती है, इसलिए उत्तर ध्रुव पर इस समय 6 महीने का दिन होता है। अब इक्वेटर से नीचे का हिस्सा देखिए, इधर ये दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पर सूरज की रोशनी
बहुत कम हिस्सों को प्राप्त हो रही है और सूरज की रोशनी तिरछी प्राप्त होती है। तिरछी प्राप्त होने के कारण यहाँ पर गर्मी कम होती है इस समय, इसलिए सर्दी का मौसम होता है और दिन छोटा, रात लंबी होती है, क्योंकि ज़्यादा हिस्सों पर सूरज की रोशनी पहुँच नहीं पाती है। ये देखिए, ये है दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव बिल्कुल अंधेरे में है। यहाँ पर इस समय जब पृथ्वी उत्तर अयनांत में होती है 6 महीने तक रात होती है। उत्तरी हिस्से पर जो है, उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन और दक्षिणी हिस्से पर 6 महीने की रात होती है। पृथ्वी की इसी अवस्था को हम उत्तर अयनांत या समर सोल्स्टाइस के नाम से जानते हैं। इस अवस्था में पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। अब जो दूसरी स्थिति है उसे हम दक्षिण अयनांत के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस चित्र में, ये वाला जो चित्र है, यहाँ 22 दिसंबर का समय है और यहाँ पर स्थिति अब बिल्कुल उल्टी हो चुकी है। यहाँ पर उत्तर ध्रुव, ये देखिए, ये वाला जो डार्क वाला इलाका है ये अंधेरे वाला इलाका है और ये जो देख रहे हैं आप, ये वो इलाका है जहाँ पर सूरज की रोशनी पहुँच पा रही है। यहाँ पर देखिए, जो उत्तर ध्रुव है वो बिल्कुल अंधेरे में है, इसलिए दक्षिण अयनांत में उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है और यहाँ देखिए, ये नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव है, ये सूरज की रोशनी यहाँ पर प्राप्त हो रही है। इन हिस्सों, इस ध्रुव पर सूरज की रोशनी लगातार 6 महीने तक मिलती रहती है, इसलिए दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। दक्षिणी अयनांत में क्या होता है, सूरज की रोशनी मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। हमने पढ़ा था कि उत्तर अयनांत में, यहाँ देखिए, सूरज की रोशनी जो है कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, लेकिन दक्षिण अयनांत में सूरज की रोशनी मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। मकर रेखा पर सीधी पड़ने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा गर्मी प्राप्त होती है। साथ ही साथ दक्षिणी गोलार्ध के अधिकतर हिस्सों में सूरज की रोशनी मिलती है, जिस वजह से यहाँ पर दिन लंबा और रातें छोटी होती है। ज़्यादा गर्मी के कारण दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का समय होता है। तो एक चीज़ पता चल गया, 21 जून को उत्तरी अयनांत का समय होता है। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, जाड़े का मौसम होता है। ठीक इसका उल्टा 22 दिसंबर को होता है, यानी जब पृथ्वी दक्षिण अयनांत में होती है, उत्तरी गोलार्ध में जाड़े का मौसम और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। अब बात करते हैं हम विषुव की। तो विषुव उसे कहते हैं जब पृथ्वी पर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। ऐसा समय 2 बार होता है, एक 21 मार्च को और दूसरा 23 सितंबर को। तो जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर हो उसे हम विषुव कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, 21 मार्च को यहाँ पर सूरज की रोशनी जो है पृथ्वी के विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। यहाँ बीचों बीच देख सकते हैं, ये विषुवत रेखा है। इस विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, जिससे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों भागों में सूरज की बराबर बराबर रोशनी प्राप्त होती है। इस वजह से दोनों गोलार्ध में दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। यही चीज़ 23 सितंबर को भी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 सितंबर को भी सूरज की रोशनी पृथ्वी के विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, जिससे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को बराबर बराबर रोशनी प्राप्त होती है और दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है कि 21 मार्च को पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर को पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। तो इस तरीके से आप समझ गए हैं। 21 जून को उत्तरी अयनांत में सबसे बड़ा दिन होता है, 22 दिसंबर को दक्षिण अयनांत में सबसे बड़ा दिन होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो इस वीडियो में हमें इतना ही पढ़ना था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।